दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज शो मस्ट गो ऑन में सबसे रंगमंच के सुहाने सफ़र में हमारे दीप शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और ये वो तुम्हारे रामलीला जो होती है उसमें भी भाग लेते हैं, लक्ष्मण का रोल करते हैं। चलिए आपको मिलाते हैं दीप शुक्ला जी से। नमस्कार दीप शुक्ला जी, आप कब से रंगमंच में पदार्पण किया है आपने? सबसे पहले दादा मैं आपको प्रणाम करूंगा और ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इससे क्या है कि आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से जो रंगकर्मी हैं, जो किसी कारण से रंगमंच नहीं कर पा रहे हैं या वो प्रतिभावान है पर उनकी प्रतिभा को कहीं अवसर नहीं मिल रहा है, तो आपने एक ये शो शुरू करके उसमें बहुत लोगों को अवसर दिया है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के बाद। और सबसे बड़ा ये आपका अपना एक नया व्यूज है कि इस तरह से अभिनेताओं को लोगों के सामने लाना, समाज के सामने, समाज से परिचित कराना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है और इसके लिए आप बारंबार बधाई और हमारी तरफ से धन्यवाद के पात्र हैं। तो मैं आपसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप एक लक्ष्मण संवाद से शुरू करें ताकि थोड़ा एक नाटक का माहौल भी बने। जी, कैसा आप जो रंगमंच में करते हैं? अच्छा, मतलब लक्ष्मण संवाद थोड़ा सुनाइए। असल में कानपुर का जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है, परशुराम संवाद, हाँ, ये एक्चुअली में इसमें क्या खास बात है और ये इसीलिए सबसे अलग है। इसमें ये है कि जैसे हम लोग जब नाटक करते हैं तो एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसमें डायलॉग लिखते हैं, लेकिन रामलीला का जो संवाद होता है वो लिखा हुआ नहीं होता है। वो एट प्रेजेंट तुरंत सामने से जो बोला गया उसके हिसाब से बोला जाता है। तो इसलिए उसको ये नहीं कह सकते कि आप कुछ हैं। हाँ, थोड़े से कविताएं वगैरह बीच में होती हैं, तो कविताओं का जो क्रम है, जो हमारा जो कानपुर की जो रामलीला का जो विशेष आकर्षण रहा है बहुत पहले, अब तो चूंकि तर्क वितर्क होता है इसलिए वो तर्क वितर्क का आकर्षण है, लेकिन जो पहले था वो था कविताओं में बढ़िया साहित्यिक रचनाएं, अलंकार की रचनाएं सुना करके, तो समाज को अच्छा लगता था कि हाँ बहुत अच्छा सुनाया आपने। तो उसकी मैं एक वानगी दिखा रहा हूँ आपको। लय लहात लचक लचक लमक लमक लोगन में ललक ललक लड़बे हित लाला ललचानो है, लहू की ललामता को लग करके लखनहार ललनहार लोगन में लक्षो लुकानो है। पूनम में परशुराम पावन प्रगल प्रमदित हो प्रेम सो प्राणी पहचानो है, छौना के छक्के ना छूटेगे छदमनाथ, छैर छैर छल सो ये छौना छिटकानो है, ये छौना छिटकानो है। ये इस तरह से अब हमने कहा, इस तरह से अब सामने से उनकी तरफ से इसी की जोड़ भरती हुई कविता आएगी, उसमें भी अलंकार का प्रयोग होगा इस तरह से। और बेसिकली इस समय जो आज चल रहा है आजकल, तो ये भी एक क्रम रहता है, लेकिन इससे ज्यादा तर्क वितर्क रहता है। कोई एक सब्जेक्ट उठ गया, उसके एक पक्ष को हमने पकड़ लिया, एक पक्ष को उधर से आपस में वो शास्त्रार्थ जो पहले हुआ करता था पहले, उसका एक रूप बनता है स्टेज पर। अच्छा। तो वो तभी संभव हो पाता जब सामने उस तरह का करेक्टर हुआ। और ये ट्रेडिशनल है, पुराना फॉर्मेट है जो पहले होता था। पहले कविताओं कंपटीशन होता था कि एक हमने सुनाया, अब एक ऐसा उन्होंने सुनाया, फिर हमने इसी तरह का सुनाया, फिर अब हमारा अगर उनके पास इस तरह का खत्म हो गया तो समझ ले हाँ यार इनका थोड़ा सा गड़बड़ है, या हमारे पास खत्म हो गया तो अब यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। अच्छा। तो अनुप्रास अलंकार जिसमें एक ही तरह के शब्द अक्षर आते ना, लाला है, छा इस तरह से, तो वो अनुप्रास की अब कंपटीशन हो गया ये। अब वो भी एक अनुप्रास वाला छंद सुनाएंगे, फिर हम सुनाएंगे, अब देखें किसका पहले खत्म हो जाता है। अब अगर खत्म हो गया तो थोड़ा सा आदमी दिमाग लगाता है कि कुछ ऐसा सुना जो अनुप्रास भले ना हो, लेकिन इससे बेहतर हो, इस तरह से। तो फिर वो हो जाता है। फिर कभी कभी गीत शैली भी शुरू हो जाती, गाने गा करके भी सुनाने का। तो आप थिएटर के साथ साथ ये रामलीला वाला कब से आपको शौक लगा कि ये सारी चीजें एक साथ हैं हमारे जीवन में? वैसे तो थिएटर का शौक बचपन से रहा, बहुत स्टूडेंट लाइफ से, जब पढ़ते थे तभी से कि ये आपको कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करना है स्कूल में। और उसमें सबसे बड़ा ब्रेक मिला जब हम दिव्यापुर पड़ता है यहाँ से स्टेशन, वहाँ वैदिक इंटर कॉलेज है, वहाँ पे वो कॉलेज थोड़ा सा इन सब चीज़ों में आगे रहता था कार्यक्रमों में। वहाँ के मिस्टर RS गुप्ता जी हैं प्रिंसिपल, अब तो प्रिंसिपल होकर रिटायर हो गए, उस समय वो रसायन विज्ञान के टीचर थे, ये डिपार्टमेंट संभालते थे, बहुत अच्छी तैयारी कराते थे। तो उन्होंने हमको वीर अभिमन्यु का नाटक तैयार करवाया था और उसमें अभिमन्यु का रोल दिया था। तो उसमें क्या गायकी भी थी? नहीं, गायकी नहीं, इसी तरह ट्रेजिक में था, बोलना था। अभिमन्यु का रोल था, अभिमन्यु वध दिखाया जाता है।
तो उस नाटक को लेके कंपटीशन में गए थे। तो सबसे पहले इंटर कॉलेजेस का कंपटीशन होता है, तो उसमें वो डिस्ट्रिक्ट में प्रथम आया। फिर इसके बाद हम लोग उसको मंडल में लेके गए, मंडल तक जाती है वो, तो वो इलाहाबाद में भी उसको सेकंड प्लेस मिला था, लेकिन प्रस्तुति में फर्स्ट प्लेस मिला था। तो इस तरह से वो था। तो वहाँ से थिएटर की शुरुआत होती है। फिर इसके बाद जब हम कानपुर आए तो यहाँ पे एक नाटक हुआ था, मंजिलें और भी हैं फूलबाग में, ये लाइट एंड साउंड डिवीजन। हाँ, तो उसमें फिर हमने पार्टिसिपेट किया था और उसमें मुझे भगत सिंह का रोल दिया गया था। और भी कई सारे रोल, तो क्योंकि उसमें बहुत सारी बड़ी कहानियां थी, छोटे छोटे रोल थे, 7 स्टेजेस में बना के उसको लाइट के माध्यम से इफेक्ट डाल के कार्यक्रम किया गया था। और उसके बाद फिर हम आपके संपर्क में आ गए। तो हमने आपके माध्यम से, इप्टा के माध्यम से आपने हमें काफी कई सारे नाटकों में, बड़े नाटकों में अच्छा ब्रेक दिया। विरोध एक आपने कराया था सबसे पहले एक नाटक, और वो नाटक बनारस ले गए थे आप। हाँ, वहां से फिर उसमें हमारा थोड़ा सा सेकेंडरी रोल था। बाद में आपने उसको जब कानपुर किया तो फिर हमें उसका लीडिंग रोल दिया था आपने, अंधे की एक्टिंग दी थी। हाँ, और वो बढ़िया, और उस नाटक के बढ़िया रिस्पॉन्स, हाँ व्यूज मिले थे। सवेरे न्यूज़पेपर में भी बढ़िया उसको कवरेज मिले। हाँ, फिर उसके बाद तो आपके साथ हमने फिल्मी चक्कर किया था, और इसके बाद और सारे नाटक, कई सारे नाटक आप फिर और कुछ साथ भी, ओमेन के साथ भी, फिर ओमेन जी के साथ में, ओमेन जी का हमारा संपर्क आपसे भी पहले का था। अच्छा। लेकिन वो किसी कारण से वो मामला बीच में फिर ब्रेक हो गया। तो फिर दोबारा से जब आपके साथ काम करने के बाद में फिर उनसे हमारा संपर्क, क्योंकि संपर्क बना रहता है। तो उनके साथ में फिर हम लोगों ने सबसे पहले टेलीफिल्म बनाने का प्रोजेक्ट बनाया था। हाँ, एक टेलीफिल्म सती के नाम से। हाँ, तो उसमें फिर आप और वो और सब लोग मिलके प्रोजेक्ट काफी पूरा काम किया था। उसका 100 विवेक टाकीज में चला था। श्री प्रकाश जायसवाल जी ने उद्घाटन किया था। 2006 की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। और उसके बाद वहीं से फिर एक टीम हम लोगों की बनी थी। तो उसमें फिर उनकी अनुकृति के बैनर के नीचे हम लोगों ने रामलीला नाटक किया था, निगम जी के नेतृत्व में। और उसके बाद में वो नाटक ही किया। उसके बाद एक और द्रोणाचार्य उनके साथ में हमने किया था। और वो निगम जी के बाद फिर वो जब निगम जी नहीं रहे तो उस बीच में फिर थोड़ा सा रुझान उधर से हट गया। और एक अपनी संस्था उस बीच में, जो कि जब फिर आपने एक संस्था भी डाली थी। हाँ, जब पिक्चर बनाई थी तभी संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया था। फिर उस संस्था के माध्यम से फिर हमने नाटक करने गए, झांसी ले गए, अपना शो ले गए, उसके बाद में और की जगह ले गए। फिर आप पिछले साल जब आप भी गए थे मेरठ जब ले गए, मेरठ गए थे। और उसके पहले अनुकृति के साथ में शिमला भी गए थे, भुवनेश्वर भी गए थे। और आप जब ले गए थे तो वो वहाँ गए थे, बरेली गया था नाटक। रामलीला ही तो ले गए थे। इस तरह से काफी शो करते रहे। इस समय ज्यादातर आप रामलीला में जुटे हुए। हाँ, और उसी के साथ में रामलीला से भी जुड़ाव हो गया। वो लगभग जो है वो रामलीला का जुड़ाव तो खैर लगभग उसी समय का, जब मंजिलें और भी 95 में किया तो उसी समय रामलीला सीखनी शुरू कर दी थी। तो ये रामलीला में आप बहुत जगह करने का। रामलीला तो मान लीजिए कानपुर का एक ये लक्ष्मण परशुराम संवाद जो धनुष कार्यक्रम होता है, जिसके हम विशेष तौर से लक्ष्मण का अभिनय करते हैं जिसमें, तो वो यहाँ बहुत पॉपुलर है। साल में कम से कम 100 मंच हो जाते थे। हाँ, 100 मंच तो दिल्ली में भी तो किया। इसके बाद फिर ये संपर्क, चूंकि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, पत्रकारिता से जुड़ा रहता हूँ, लिखता हूँ अखबारों में, एडिटोरियल में, आज अखबार में लिखते हैं और कई एक स्वतंत्र भारत में लिखते हैं। इस तरह से एक उत्तम हिंदू अखबार है, एक जन सामना है, सुरक्षित दुनिया, इस तरह से करीब 1 दर्जन अखबार है इंडिया के। तरुण मित्र है, देश बंधु है, इनमें जो है अपनी लेख लिखते। तो उसके माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से, चूंकि हम थिएटर पर भी लिख रहे थे और रामलीला पर भी लिख रहे थे, थोड़ा अधिकारियों से संपर्क हुआ। तो कल्चरल डिपार्टमेंट के माध्यम से फिर हमें दिल्ली के श्री राम सेंटर में लक्ष्मण परशुराम संवाद कानपुर शैली का प्रस्तुत करने का अवसर मिला। वो कला मंडली एक संस्था है, उसके माध्यम से। फिर उसके, ये बात है 2015 की, 28 सितंबर को। फिर उसके बाद 12 जनवरी 2016 को संगीत नाटक अकादमी में फिर यही लक्ष्मण परशुराम संवाद करने का अवसर मिला। और फिर उसके बाद में अयोध्या शोध संस्थान है यूपी सरकार का, उनके माध्यम से हमें राजापुर तुलसीदास जी का जो जन्म स्थान है वहां पर मिला शो करने का, रामलीला का। उसके पहले ओमेन जी की अनुकृति के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश के सहयोग से सिंहस्थ को उज्जैन में भी यही कार्यक्रम करने को मिला। हाँ, यही कार्यक्रम करने को मिला। आप इस पे थीसिस भी कर रहे हैं कुछ? हाँ, अभी चूंकि वो संपर्क हुआ, तो फिर उसमें चूंकि रामलीला को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, विश्व धरोहर में, विश्व की अमूर्त धरोहर शामिल किया। तो उसी के तहत फिर हम कानपुर की रामलीला पर एक शोध ग्रंथ लिख रहे हैं पूरा बृहद। हमारा एक मानना था, जब से पत्रकारिता, चूंकि सारी चीजें एक साथ शुरू हुई थी,
तो पत्रकारिता भी हमने रामलीला से शुरू की, रामलीला की रिपोर्टिंग से शुरू की थी। तो हमें लगता था कि रामलीला का भी कलाकार है या थिएटर के भी कलाकार हैं, इनको अब वो मीडिया में वो ब्रेक नहीं मिल रहा है जो फिल्मों के कलाकारों को मिलता है। आप देखेंगे कि अखबारों में पूरा पेज हर तीसरे दिन निकलता है, फिल्मों पर निकलता है, पर थिएटर का बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है। थिएटर के कलाकार की क्या हॉबीज हैं, कैसे वो जीते हैं, क्या उनका जीवन है, क्या उनका सोचना है। तो उसकी वजह से फिर हमारे दिमाग में आया कि हम थिएटर और रामलीला को मिला करके हम लेखन शुरू करेंगे और कुछ ऐसा बने कि हम इनका एक बृहद इंटरव्यू लें। मतलब कंपटीशन इतना कि अगर उनका एक अखबार के दो कॉलम में छपता है तो हम कम से कम 5-7 पेज में उनका इंटरव्यू छापें, ऐसी कोई किताब लिखी जाए। ये सोच थी तो सहयोग ऐसा बनता, कभी कभी आप जो सोचते हैं वो कभी कभी सही हो जाता है। तो उसका संपर्क हुआ संगीत नाटक अकादमी दिल्ली से, तो उन्होंने कहा कि आप कानपुर की रामलीला पर एक रिसर्च कर डालें। हमने कहा क्या करना, बोले आप कलाकारों को इंटरव्यू लेने। हमने कहा तो हम चाहते थे। तो हमने उनके लिए कानपुर की रामलीला के नाम से, और उसके बाद अयोध्या शोध संस्थान ने भी कराया, तो वो हुआ कानपुर का लक्ष्मण परशुराम धनुष यज्ञ एवं लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इन दोनों के लिए फिर हमने कलाकारों के बहुत लंबे लंबे एक कलाकार का 4-5 पेज का इंटरव्यू है, सारी उनकी जीवन शैली, सोचना कैसे क्या करना है वो पूरा। तो उस तरह का वो ग्रंथ पूरा तैयार हो रहा है। लगभग भी हम तो अभी कुछ अनकम्प्लीट है, अभी 1500 पेज हम टाइप कर चुके हैं उसके। और अभी कितना करना? अभी कम से कम हमने इस बीच में करीब 700-800 कलाकारों के इंटरव्यू लिए हैं लगभग डाल के। और उसके बाद आयोजन समितियां जो ये कराती है रामलीला, उनकी है करीब 150 कमेटियों के, उनको सुनना, टाइप करना और उनको भेजते रहते हैं बराबर। और संगीत नाटक अकादमी का तो प्रोजेक्ट पूरा हो गया था परसाल, अयोध्या शोध संस्थान का चल रहा है। इसके बाद अभी इसी साल संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण। अच्छा। तो उसमें हमारा ये प्रोजेक्ट शामिल हो गया। तो अब ये हमारे जो ग्रंथ होगा जो कलाकारों का और ये कमेटियों का, ये वर्ल्ड लेवल पर इसको एक पुस्तक में स्थान मिलेगा। इस तरह से एक कार्यक्रम चल रहा है। और इसके बाद थिएटर पर हमें ये खत्म हो जाएगा, तो इस तरह की एक योजना हमारी थिएटर के कलाकारों को लेकर, हाँ जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं कि इनकी पूरी जीवनी उसमें कैद हो, पूरा A to Z कि कहाँ से शुरू करते हैं, कैसे शुरू करते हैं। हाँ, और उसका एक रूप आपने ये दिया जो शो मस्ट गो ऑन से, हाँ इससे आइडिया वो और अच्छा मजबूत हुआ कि इस तरह से चीजें आएंगे, लोग सामने हो। कारण क्या है, ग्लैमर जब तक नहीं होता, आकर्षण नहीं होता, तो लोग आते नहीं। फिल्मों की तरफ लड़के भागते हैं। आपका तो अनुभव है कि लड़के आएंगे नहीं तो उनका होगा कि किस तरह से हमें फिल्म मिल जाए, हमें उसमें एक बढ़िया जरूर मिल जाए। लेकिन थिएटर नहीं करना चाहते। क्या थिएटर में ग्लैमर आदमी को नहीं समझ में आता है कि इसमें आकर्षण नहीं है, इसमें लोग पीछे नहीं भागते हैं, इसमें लोग ऑटोग्राफ नहीं मांगते हैं, ये चीजें। जबकि थिएटर ओरिजिनल है, थिएटर से बहुत सारी चीजें होती हैं। एक ट्रेडिशनल मीडिया है कि उससे आप लोगों से इन्वॉल्व होते हैं और लोगों की रिएक्शन तुरंत मिलते हैं। फिल्म के आप शूट अलग कर रहे हैं, उसके बाद दिखा अलग रहे हैं, तो पता नहीं क्या रिएक्शन कब होता है। ये सारी चीजें, पर थिएटर का अपना एक महत्व है। तो आपको रंगमंच से वो रेपर्टरी भी आप डाल रहे थे, उसका क्या हुआ? सरकार से कुछ? हाँ, रेपर्टरी का हमने डाला है। पता नहीं क्या कारण, रेपर्टरी के लिए हमने 2 बार आवेदन किया, लेकिन अभी तक दोनों बार के आवेदन पर वहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुँचता है आवेदन, तो वहाँ पर क्या चीज उसमें कम रह जाती है, अभी तक उस पर उनका रिस्पॉन्स हमें न यस में मिला न नो में मिला। अभी हो सकता है फाइल अभी ठंडे बस्ते में, हाँ फाइल अभी ठंडे बस्ते में रखी हुई है। अब ये थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट से हम फुर्सत पाए, तो हम उस पर लग करके उसको ये देखें कि आखिर क्यों नहीं हो रहा, क्या कमी है। नहीं, रंगमंच में कलाकारों को जो सरकार के प्रति, जैसे जो आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, जैसे कि पुराने रंगकर्मी उनको कुछ वजीफा नहीं मिल रहा था थिएटर के लिए भी, और उसका प्रोसेस है। उसका प्रोसेस ये है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों सरकारें 60 वर्ष से ऊपर, अब तो 58 वर्ष भी हो गया, 58 साल से ऊपर के जो कलाकार हैं जो आर्टिस्टिक उसमें इन्वॉल्व रहे गतिविधियों में, और उनकी आमदनी पूरे वर्ष में विभिन्न स्रोतों से 4000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट पेंशन के लिए कहती है कि आप आवेदन कर सकते हो। सेंट्रल का हमेशा ऑनलाइन रहता है, कभी भी आप आवेदन भेज सकते हो। अच्छा, हाँ, 58 साल का है और आमदनी 4000 से कम है उसकी महीने की, तो वो आवेदन कर सकता है। फिर वो उसके बाद वो फार्म के लिए इन्होंने नागपुर एक सेंटर बनाया है जो कल्चरल जोनल सेंटर है, वहाँ वो फार्म जाते हैं, पर उसमें शर्त है कि वो फार्म फॉरवर्ड होने चाहिए उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय से, अच्छा, संस्कृति विभाग से। क्योंकि जब वो पेंशन के लिए फाइनल हो जाता है उसमें कुछ शेयर इनका लगता है, लेकिन ये बीच बीच में पता नहीं क्या कारण है, बीच बीच में सरकार बदलती तो कुछ रूल्स रेगुलेशन बदल जाते हैं। जैसे अभी हमने 4-5 कलाकारों का भरवाया था 2016 में,
फार्म भरवाया था। तो पहले उस संगीन नाटक आदमी सेंट्रल से फॉरवर्ड हुआ, नागपुर ने कहा ये यहाँ से नहीं मानेगी, तो उन्होंने वो यूपी को भेज दिया। यूपी गवर्नमेंट ने भी सारी चीजें फॉर्मेलिटी करा के, जो कमियां थी वो करा के फिर वापस भेज दिया। लेकिन आज तक वो 4 साल हो गया, वो फार्म कहाँ है, क्या हुआ उन कलाकारों के लिए, उतने परिश्रम से उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी बनाई थी। तो वो चीजें, तो ये थोड़ा सा चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा ओपन हार्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए, ओपन करना चाहिए। और एक विशेष तौर पे उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरवर्डिंग अधिकारी बनाना चाहिए और उसकी रिपोर्ट को फाइनल मान करके और उसको पेंशन सेक्शन करना ही चाहिए। हाँ, कहीं पर बजट पे अटक जाती है बात, कहीं पर कुछ पे अटक जाती है। और एक भी अदीप सिंह, आपसे ये बात जानना चाहें, जैसे कि यहाँ पे कानपुर में रंगमंच कम हो रहा है, ताकि हॉल के लिए कुछ, सरकार के लिए कुछ, हाँ, हॉल के लिए सरकार वैसे इनके पास रहता है, एक बजट रहता है कि आप वहाँ संस्कृत विद्यालय में कोई संस्था है वो अप्लाई करे कि हमें ऑडिटोरियम बनाना है, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो हर आदमी के बस का नहीं होता। और उसमें कम से कम ये है कि अगर मान लिया जाए आपका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो संस्था के पास भी कम से कम 40-50 लाख रुपया अपने स्तर से होना चाहिए पहले, तो वो कुछ सपोर्ट कर, तो उसका सपोर्ट लिया जा सकता है इस तरह से। तो उसमें भी सरकार को क्या करना चाहिए, देखो सरकार थिएटर की तरफ अभी तक, क्योंकि आज जो अर्थ युग है, हर चीज में ये देखा जाता है कि फायदा कहाँ से किसका हो रहा है। आज आप, अभी बात हो रही थी हमारी, एक पद्मश्री है नरेश लाल जी करके हैं, वहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नरेश चंद्र लाल करके नाम है उनका। तो वो पद्मश्री हैं और वो थिएटर वहाँ करते हैं, उन्होंने वहाँ रिपोर्टी बनाई, वहाँ रामलीला शुरू की, वहाँ पे अंडमान निकोबार में। और उनसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा 3 करोड़ कलाकार है ऑल ओवर इंडिया, थिएटर और ट्रेडिशनल थिएटर मिला करके, और इनके जीवन के लिए कुछ ना कुछ व्यक्ति को, मतलब सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ये 3 करोड़ आदमी है, तो ये जरूरी नहीं कि हर चीज आप पैसे से ही आकलन करें। हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन कल्चर को फायदा हो रहा है। अगर आप देखिए, आप थिएटर को हटा दीजिए, आप रामलीला को हटा दीजिए, तो आप बताइए इंडिया का क्या बचा, हमारे भारत का क्या बचा। आज जो हम बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, वो एजुकेशन तो इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन है, हम वहाँ इंग्लिश कल्चर भूले जा रहे हैं। हम कहते जरूर हैं, हम अभी एक सोच रहे थे, हम कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, अब बड़े जोर शोर से कहते हैं, बहुत लोग दम भरते हैं विश्व गुरु बनेगा भारत, लेकिन आज कौन विश्व गुरु है? आज विश्व गुरु तो इंग्लैंड है ना। हम कल्चर उसका ले रहे हैं, एजुकेशन उसकी ले रहे हैं, सब कुछ उसकी ले रहे हैं। अब अगर थिएटर को भी हम हटा देंगे तो कल्चर बिल्कुल हमारा समाज, हमारी पहचान जो है, हमें आगे पीढ़ी को पता ही चलेगा कि हम थे क्या, हमारा वजूद क्या था, हम किस विचारधारा को जीते थे, और वो विचारधारा कितनी पावरफुल थी ये भी नहीं पता होगा। वो हमारी जो विचारधारा बहुत पावरफुल थी, हमारा जो भारत का जो कल्चर था वो सबसे उतना पावरफुल कोई कल्चर है नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड। आप समझ लीजिए कोई कल्चर, और कोई कल्चर है जो उससे निकला नहीं है, वो निकला उसी से, पर उसने फॉर्मेट बदल दिए। तो सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और अभी एक बार बात हुई थी हमारी, मैं लेने गया था, हमारी जो प्रमिला पांडे जी हैं महापौर, उनका मैंने एक इंटरव्यू लिया, तो मैंने उनके इंटरव्यू में वो क्वेश्चन एक रखा था उनके पास में, और उस क्वेश्चन ऑन रिकॉर्ड है हमारा, एक पारस प्रेम मैगजीन ने उसको प्रकाशित भी किया था, और यूट्यूब चैनल पर भी उनका वो चल रहा है वो बोलते हुए। तो हमने कहा कानपुर थिएटर का बहुत बड़ा एक हब रहा है, और इसके लिए आपको हॉल यहाँ नहीं मिलते हैं, जो हॉल हैं वो इतने महंगे हैं कि थिएटर किया नहीं जा सकता। थिएटर कर्मी के पास आमदनी होती नहीं, उसे कहते थिएटर करना है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमको कि हम प्रयास करके एक नगर निगम की तरह से थिएटर बनवाएंगे, और जिसमें बहुत नॉमिनल चार्ज, मतलब बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम जितना हो सकता है, कम से कम में हम उसको थिएटर करने के लिए देंगे। अब वो उस पर उनका विचार आगे कहाँ तक बढ़ा है ये अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है, और उसके लिए हम चाहेंगे ये कि हमारे इस पॉइंट को, ये आपके शो के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचेगी बात, और हमारे वो जो इंटरव्यू, उस इंटरव्यू को भी लिया जा सकता है। उस इंटरव्यू के बिहाफ पर, इस बात के बिहाफ पर, उनके उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर कानपुर के जो रंगकर्मी हैं, जो ग्रुप हैं, ये 4-5 ग्रुप मिल करके एक उनसे अलग से टाइम लेकर वार्ता करें कि आपने ये आश्वासन दिया था, तो आप इस पर कब क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है, हम अपनी शो मच की तरफ से जाएंगे, उनसे बात करेंगे। तो हाँ, और वो कोई बड़ी बात नहीं ना करने का, मगर चाहे तो कर सकता है। लेकिन अब हम एक चीज बताना चाहते हैं आपको, हम लोग कई बार मीटिंग भी करते हैं, उसमें ही चर्चा होती कि थिएटर कैसे किया जाए। थिएटर कानपुर का नहीं, थिएटर ऑल ओवर इंडिया में सफर कर रहा है। अभी पिछले साल लगभग सितंबर में भारत, उसका संगीत नाटक अकादमी का एक शो हुआ था, वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, भारत संस्कृति समागम तंजौर तमिलनाडु में।
तो वहाँ पर हमको ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया गया था। तो वहाँ सुबह से पर डे सेमिनार जो हो रहे थे उनका टॉपिक ही थिएटर होता था, थिएटर फॉर चाइल्ड, थिएटर मतलब थिएटर संबंधित, और जितने भी विद्वान पूरे भारतवर्ष से उन्होंने बुलाए थे उस सेमिनार में, ये चीज़ें उस पर थी कि थिएटर सफ़र कर रहा है, थिएटर कैसे आगे बढ़ाया जाए, थिएटर को क्या किया जाए। तो हमारा ये अपना ये मानना है कि जब तक कोई भी चीज़ एक स्मूथ एक लेवल पे नहीं चलती, कभी आप उसके रूप बदलते रहिए। हाँ। जैसे आपने रूप बदला ही है। हाँ। ये सो मस्ट गॉन एक हाँ। रूप बदला, एक प्रैक्टिकल है आपका, एक प्रयोग है आपका, प्रयोग है आपका, और ये प्रयोग सफल हो रहा है। आज थिएटर में भी प्रयोग करने की जरूरत है। जैसे पहला प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। कारण क्या है कि आज जो बच्चों की एजुकेशन है, तो उन एजुकेशन के नाम पर ना तो बच्चों के पास टाइम है थिएटर में शो देखने के लिए, और ना उनके गार्जियन के पास टाइम है। क्योंकि अर्थियों है उनको सर्विस, उसके बाद बच्चे को देखना है, बच्चे का होमवर्क कराना है, क्योंकि ट्यूशन कराना है उनका, ये गार्जियन की जिम्मेदारी। पहले के समय में होता है कि बच्चा पढ़ के क्या आ रहा है कोई मतलब नहीं, जब बच्चा पास हो जाता था तब गार्जियन को पता चलता था कि किस क्लास में था और किस डिवीजन से पास हुआ, वो जमाना था, और पढ़ते भी थे बच्चे। आज बच्चों का सारा वर्क, आधा से ज्यादा पढ़ाई तो बच्चे के माँ बाप करते हैं, उन्हें टाइम नहीं है। तो कुछ ना कुछ थिएटर को हमें जो ये आज हमारा मीडिया है, ये वाला जो ऑनलाइन वाला, इसके माध्यम से भी हम उसको फोकस कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी हम शो करके, और उनको हम उनके यूट्यूब से या एक ऐसा थिएटर फॉर्मेट बने जैसे यूट्यूब का फॉर्मेट है, तो एक थिएटर का अपना फॉर्मेट बने, एक अपना प्लेटफॉर्म बने, और उसमें सारे लोग थिएटर करें और थिएटर के शो बना के उसमें सब डालें, ट्रेडिशनल थिएटर एग्जैक्ट, और उसकी ज्यादा नहीं 5 रुपए कास्ट रख दें आप देखने वाले से, 5-7 रुपए 10 रुपए चलेगा, है ना, तो चलेगा। और अगर हम मान के चलते हैं कि अगर उसको मान लिया जाए साल में 2 साल में अगर 5-10 हजार लोगों ने देखा और 5 रुपए आपने कास्ट रख दी, 50 हजार आ गया, तो इसे धीरे से आपका थिएटर की वो ग्रुप भी स्ट्रांग होगा, और आपका जो कलाकार है उसको भी सपोर्ट मिलेगा उससे। और उदाहरण है हमारा एक, अभी हमने इस पर मैं रामलीला पर, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, इस पर ये जल्दी, चूंकि कोरोना ने सिखा दिया ये ऐसा, रामलीला के लिए हमारा ये चल रहा प्रोजेक्ट, को थोड़ा सा फंडिंग हो जाए तो उस पर कर रहे हैं हम। और उदाहरण कहाँ से लिया हमने, एक अपना यूट्यूब पे एक क्लिप डाली थी रामलीला की, उसको आज की डेट में करीब 1,35,000 लोगों ने देखा है आज तक। अब 1,35,000 में हम सोच रहे हैं कि हमने 5 रुपए उसमें लगा दिया होता तो हो सकता है कि सारे लोग ना देखते पैसे की वजह से, पर 10% तो रिजल्ट मिलता ही मिलता। 1,35,000 का 10% 13,000 मानते हैं। 13,000 आदमियों ने अगर 5 रुपए देके देख लिया होता तो 65,000 रुपए की आमदनी वो एक छोटी सी क्लिप करा जाती। ये इस तरह की चीजें। इसके अलावा अब चूंकि अभी कोरोना चल रहा है, जो हम बताना चाहते हैं आपको, चूंकि हम ट्रेडिशनल थिएटर उसके में करना चाहिए। थिएटर की वास्तविकता है कि संगीत सामने जब तक दर्शक ना हो तब तक उसका मजा नहीं आता। तो आप जैसे वो बंद है, आप नहीं, महंगा मिलता है, उसके फाइनेंसर भी नहीं मिलते हैं, प्रायोजक नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्रायोजक को लगता है हमारा कोई फायदा नहीं है, खाम खा पैसे जाएगा। इसमें आप पूरा थिएटर के लोगों का ध्यान अभी नहीं है उधर, लेकिन अगर ध्यान जाए तो वहाँ बहुत बड़ा प्लेटफार्म है अभी आपके लिए। जितनी भी रामलीलाएं होती हैं दशहरा कानपुर में, आज कानपुर में हमने सर्वे किया है, हमारा सर्वे बताता है लगभग कानपुर में सब मिला के, दोनों डिस्ट्रिक्ट में मिला के लगभग 70-80 दशहरे होते हैं। और हर दशहरा 8-10 दिन की रामलीला कराता है। उसके बाद आखिरी दिन वो एक ड्रामा जरूर करवाता है। देखा, शास्त्री नगर में होता है और तुम्हारा हर होता है। अब वो ड्रामा करना किसको पड़ता है? वो ड्रामा रामलीला कलाकारों को करना पड़ता है, जो कि अनुबंध में शामिल होता है। और कमेटी को अब वो रामलीला कलाकारों की समस्या क्या है कि वो रामलीला करते हैं, पर उनके जो ड्रामे होते हैं वो 2-3-4 से ज्यादा ड्रामे उनके तैयार नहीं है। वही बार रूप बसंत दिया, कहीं वीर अभिमन्यु दिखा दिया, कहीं वो कृष्ण अर्जुन दिखा दिया, वो 4-5। तो कमेटियां भी चाहती कुछ नया मिले, और आप नया कर सकते हैं ड्रामा। आप फुल लेंथ ड्रामा करने की सारी चीजें आपके पास, क्वालिटी भी है आपकी। तो अगर ये संपर्क, हमारा प्रस्ताव उन संस्थाओं तक पहुंचे कि हम रामलीला उधर से करें, ड्रामा वाला पोर्शन हम कर लेंगे, हमें दीजिए आप। तो हम बता रहे हैं कि कम से कम 50-100 पर प्रति वर्ष ड्रामे का अलग से होने लगेगा। पर उधर कहीं दिमाग ना हमारा जाता न उनका जाता कि वो हमसे संपर्क करें। कारण कि उन्हें वो रामलीला के जो कलाकार उन्हीं से करवा लेते हैं। रामलीला के जो कलाकार होता है उसको वो चूंकि ट्रेडिशनल हो गया ना, मतलब 50 साल से वही हो रहा है कि रामलीला के कलाकार नाटक कर रहे हैं, रामलीला कलाकार उन्हीं से कराना, उसी फॉर्मेट है। ये हम प्रयोग, जैसे कुछ कमेटियों ने अब उसकी जगह प्रयोग शुरू किया, वो अपने बच्चों से नाटक कराते हैं। अभी ये हम लोग एक ग्रुप, थिएटर ग्रुप है, इन तक अभी आम आदमी की पहुंच नहीं है, इन्हें हमें पहुंचाना पड़ेगा।
अपने प्रस्ताव को उनके सामने रखना पड़ेगा कि आप ये करते हैं तो हमें भी कराइए। और आपको बता दें कि वो जिस दिन शो होगा, वो जो शो होगा उसमें आपको मर्चेंट चैम्बर और लाजपत भवन से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ओपन थिएटर है, ओपन जनरल आदमी आके देखता है। और वो आदमी को इनवाइट करने के लिए पूरी संस्था लगी होती है, रामलीला कमेटियां लगी होती है। और उन्हें दिखाई अब 2 नाटक, जो कि उनके पास रात भर का टाइम होता है, 4-5 घंटे का टाइम होता है, अब उन्हें 2 नाटक दिखा दीजिए, 3 ये चीजें। जबकि थिएटर ओरिजिनल है, थिएटर से बहुत सारी चीजें होती हैं। एक ट्रेडिशनल मीडिया है कि उससे आप लोगों से इन्वॉल्व होते हैं और लोगों की रिएक्शन तुरंत मिलते हैं। फिल्म के आप शूट अलग कर रहे हैं, उसके बाद दिखा अलग रहे हैं, तो पता नहीं क्या रिएक्शन कब होता है, ये सारी चीजें। पर थिएटर का अपना एक महत्व है। तो आपको रंगमंच से वो रेपर्टरी भी आप डाल रहे थे, उसका क्या हुआ? सरकार से कुछ? हाँ, रेपर्टरी का हमने डाला है। पता नहीं क्या कारण है, रेपर्टरी के लिए हमने 2 बार आवेदन किया, लेकिन अभी तक दोनों बार के आवेदन पर वहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुँचता है आवेदन, तो वहाँ उस पर क्या चीज उसमें कम रह जाती है, अभी तक उस पर उनका रिस्पॉन्स हमें न यस में मिला न नो में मिला। अभी हो सकता है फाइल अभी ठंडे बस्ते में, फाइल अभी ठंडे बस्ते में रखी हुई है। अब ये थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट से हम फुर्सत पाए, तो हम उस पर लग करके उसको ये देखें कि आखिर क्यों नहीं हो रहा, क्या कमी है। नहीं, रंगमंच में कलाकारों को जो सरकार के प्रति, जैसे जो आप कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, जैसे कि पुराने रंगकर्मी उनको कुछ वजीफा नहीं मिल रहा था थिएटर के लिए भी, और उसका प्रोसेस है। उसका प्रोसेस ये है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों सरकारें 60 वर्ष से ऊपर, अब तो 58 वर्ष भी हो गया, 58 साल से ऊपर के जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्टिक उसमें इन्वॉल्व रहेंगे गतिविधियों में, और उनकी आमदनी पूरे वर्ष में विभिन्न स्रोतों से 4,000 रुपए महीने से ज्यादा नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट पेंशन के लिए कहती है कि आप आवेदन कर सकते हो। सेंट्रल का हमेशा ऑनलाइन रहता है, कभी भी आप आवेदन भेज सकते हो। अच्छा। हाँ, 58 साल का है और आमदनी 4,000 से कम है उसकी महीने की, तो वो आवेदन कर सकता है। फिर वो उसके बाद वो फार्म के लिए इन्होंने नागपुर एक सेंटर बनाया है, जो कल्चरल जोनल सेंटर है, वहाँ वो फार्म जाते हैं। पर उसमें शर्त है कि वो फार्म फॉरवर्ड होने चाहिए उत्तर प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय से, अच्छा, संस्कृति विभाग से, क्योंकि जब वो पेंशन के लिए फाइल हो जाता है उसमें कुछ शेयर इनका लगता है। लेकिन ये बीच बीच में पता नहीं क्या कारण है, बीच बीच में सरकार बदलती तो कुछ रूल्स रेगुलेशन बदल जाते हैं। जैसे अभी हमने 4-5 कलाकारों का भरवाया था 2016 में, फार्म भरवाया था, तो पहले वो संगीत नाटक आदमी सेंट्रल से फॉरवर्ड हुआ, नागपुर ने कहा ये यहाँ से नहीं मानेगी, तो उन्होंने वो यूपी को भेज दिया। यूपी गवर्नमेंट ने भी सारी चीजें फॉर्मेलिटी करा के, जो कमियां थी वो करा के फिर वापस भेज दिया। लेकिन आज तक वो 4 साल हो गया, वो फार्म कहाँ है, क्या हुआ उन कलाकारों के लिए, उतना परिश्रम से उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी बनाई थी, तो वो चीजें, तो ये थोड़ा सा चीजें हैं, तो इसको थोड़ा सा ओपन हार्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए, ओपन करना चाहिए। और एक विशेष तौर पे उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरवर्डिंग अधिकारी बनाना चाहिए, और उसकी रिपोर्ट को फाइनल मान करके और उसको पेंशन सेक्शन करना ही चाहिए। हाँ, कहीं पर बजट में अटक जाती है बात, कहीं पर कुछ पे अटक जाती है। और एक भी आदिब जी आपसे ये बात जानना चाहें, जैसे कि यहाँ पे कानपुर में रंगमंच कम हो रहा है जी, ताकि हॉल के लिए कुछ, सरकार के लिए कुछ, हाँ, हॉल के लिए सरकार वैसे इनके पास रहता है, एक बजट रहता है कि आप वहाँ संस्कृत विद्यालय में कोई संस्था है वो अप्लाई करे कि हमें ऑडिटोरियम बनाना है, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो हर आदमी के बस का नहीं होता, और उसमें कम से कम ये है कि अगर मान लिया जाए आपका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो संस्था के पास भी कम से कम 40-50 लाख रुपया अपने स्तर से होना चाहिए पहले, तो वो कुछ सपोर्ट कर, तो उसका सपोर्ट लिया जा सकता है इस तरह से। तो उसमें भी सरकार को क्या करना चाहिए, देखो सरकार थिएटर की तरफ अभी तक, क्योंकि आज जो अर्थ युग है, हर चीज में ये देखा जाता है कि फायदा कहाँ से किसका हो रहा है। आज आप अभी बात हो रही थी हमारी, एक पद्मश्री है नरेश लाल जी करके हैं, वहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नरेश चंद्र लाल करके नाम है उनका, तो वो पद्मश्री हैं और वो थिएटर वहाँ करते हैं। उन्होंने वहाँ रिपोर्टी बनाई, वहाँ रामलीला शुरू की, वहाँ पे अंडमान निकोबार में, और उनसे चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा 3 करोड़ कलाकार हैं ऑल ओवर इंडिया, थिएटर और ट्रेडिशनल थिएटर मिला करके, और इनके जीवन के लिए कुछ ना कुछ व्यक्ति को, मतलब सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर ये 3 करोड़ आदमी है, तो ये जरूरी नहीं कि हर चीज आप पैसे से ही आकलन करें। हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन कल्चर को फायदा हो रहा है। अगर आप देखिए, आप थिएटर को हटा दीजिए, आप रामलीला को हटा दीजिए, तो आप बताइए इंडिया का क्या बचा, हमारे भारत का क्या बचा?
आज जो हम बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं वो एजुकेशन तो इंग्लिश मीडियम की एजुकेशन है, हम वहाँ इंग्लिश कल्चर भूले जा रहे हैं। अपनी कल्चर भूले, हम कहते जरूर हैं, हम अभी एक सोच रहे थे, हम कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, अब बड़े जोर शोर से कहते हैं, बहुत लोग दम भरते हैं विश्व गुरु बनेगा भारत, लेकिन आज कौन विश्व गुरु है? आज विश्व गुरु तो इंग्लैंड है ना। हम कल्चर उसका ले रहे हैं, एजुकेशन उसकी ले रहे हैं, सब कुछ उसकी ले रहे हैं। अब अगर थिएटर को भी हम हटा देंगे तो कल्चर बिल्कुल हमारा समाप्त, हमारी पहचान जो है, हमें आगे पीढ़ी को पता ही चलेगा कि हम थे क्या, हमारा वजूद क्या था, हम किस विचारधारा को जीते थे, और वो विचारधारा कितनी पावरफुल थी ये भी नहीं पता होगा। वो हमारी जो विचारधारा बहुत पावरफुल थी, हमारा जो भारत का जो कल्चर था वो सबसे उतना पावरफुल कोई कल्चर है नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड। आप समझ लीजिए कोई कल्चर, और कोई कल्चर है जो उससे निकला नहीं है, वो निकला उसी से, पर उसने फॉर्मेट बदल दिए। तो सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और अभी एक बार बात हुई थी हमारी, मैं लेने गया था, हमारी जो प्रमिला पांडे जी हैं महापौर, उनका मैंने एक इंटरव्यू लिया, तो मैंने उनके इंटरव्यू में वो क्वेश्चन एक रखा था उनके पास में, और उस क्वेश्चन ऑन रिकॉर्ड है हमारा, एक पारस प्रेम मैगजीन ने उसको प्रकाशित भी किया था, और यूट्यूब चैनल पर भी उनका वो चल रहा है वो बोलते हुए। तो हमने कहा कानपुर थिएटर का बहुत बड़ा एक हब रहा है, और इसके लिए आपको हॉल यहाँ नहीं मिलते हैं, जो हॉल हैं वो इतने महंगे हैं कि थिएटर किया नहीं जा सकता। थिएटर कर्मी के पास आमदनी होती नहीं, उसे क्या थिएटर करना है। तो उन्होंने आश्वासन दिया था हमको कि हम प्रयास करके एक नगर निगम की तरह से थिएटर बनवाएंगे, और जिसमें बहुत नॉमिनल चार्ज, मतलब बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम जितना हो सकता है, कम से कम में हम उसको थिएटर करने के लिए देंगे। अब वो उस पर उनका विचार आगे कहाँ तक बढ़ा है ये अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है, और उसके लिए हम चाहेंगे ये कि हमारे इस पॉइंट को, ये आपके शो के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचेगी बात, और हमारे वो जो इंटरव्यू, उस इंटरव्यू को भी लिया जा सकता है, उस इंटरव्यू के बिहाफ पर, इस बात के बिहाफ पर, उनके उस स्टेटमेंट के बिहाफ पर कानपुर के जो रंगकर्मी हैं, जो ग्रुप हैं, ये 4-5 ग्रुप मिल करके एक उनसे अलग से टाइम लेकर वार्ता करें कि आपने ये आश्वासन दिया था, तो आप इस पर कब क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है, हम अपनी शो मस्ट की तरफ से जाएंगे, उनसे बात करेंगे। हाँ तो हाँ, और वो कोई बड़ी बात नहीं है करने का, मगर चाहे तो कर सकता है। लेकिन अब हम एक चीज बताना चाहते हैं आपको, हम लोग कई बार मीटिंग भी करते हैं, उसमें चर्चा होती कि थिएटर कैसे किया जाए। थिएटर कानपुर का नहीं, थिएटर ऑल ओवर इंडिया में सफर कर रहा है। अभी पिछले साल लगभग सितंबर में भारत उसका संगीत नाटक अकादमी का एक शो हुआ था, वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था, भारत संस्कृति समागम तंजौर तमिलनाडु में। तो वहाँ पर हमको ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया गया था। तो वहाँ सुबह से पर डे सेमिनार जो हो रहे थे, उनका टॉपिक ही थिएटर होता था, थिएटर फॉर चाइल्ड, थिएटर मतलब थिएटर संबंधित, और जितने भी विद्वान पूरे भारतवर्ष से उन्होंने बुलाए थे उस सेमिनार में, ये चीज़ें उसमें थी कि थिएटर सफर कर रहा है, थिएटर कैसे आगे बढ़ाया जाए, थिएटर को क्या किया जाए। तो हमारा ये अपना ये मानना है कि जब तक कोई भी चीज़ एक स्मूथ एक लेवल पे नहीं चलती, कभी आप उसके रूप बदलते रहिए। हाँ। जैसे आपने रूप बदला ही है। हाँ। ये सो मस्ट गाने एक रूप बदला, एक प्रैक्टिकल है आपका, एक प्रयोग है आपका, प्रयोग है आपका, और ये प्रयोग सफल हो रहा है। आज थिएटर में भी प्रयोग करने की जरूरत है। जैसे पहला प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। कारण क्या है कि आज जो बच्चों की एजुकेशन है, तो उन एजुकेशन के नाम पर ना तो बच्चों के पास टाइम है थिएटर में शो देखने के लिए, और ना उनके गार्जियन के पास टाइम है, क्योंकि अर्थ हो गए उनको सर्विस, उसके बाद बच्चे को देखना है, बच्चे का होमवर्क कराना है, क्योंकि ट्यूशन कराना है उनका, ये गार्जियन की जिम्मेदारी। पहले के समय में होता कि बच्चा पढ़ के क्या आ रहा है कोई मतलब नहीं, जब बच्चा पास हो जाता था तब गार्जियन को पता चलता था कि किस क्लास में था और किस डिवीजन से पास हुआ, वो जमाना था, और पढ़ते भी थे बच्चे। आज बच्चों का सारा वर्क, आधा से ज्यादा पढ़ाई तो बच्चे के माँ बाप करते हैं, उन्हें टाइम नहीं है। तो कुछ ना कुछ थिएटर को हमें, जो ये आज हमारा मीडिया है ये वाला जो ऑनलाइन वाला, इसके माध्यम से भी हम उसको फोकस कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी हम शो करके, और उनको हम उनके यूट्यूब से या एक ऐसा थिएटर फॉर्मेट बने जैसे यूट्यूब का फॉर्मेट है, तो एक थिएटर का अपना फॉर्मेट बने, एक अपना प्लेटफॉर्म बने, और उसमें सारे लोग थिएटर करें, और थिएटर के शो बना के उसमें सब डालें, ट्रेडिशनल थिएटर एग्जैक्ट, और उसकी ज्यादा नहीं 5 रुपए कास्ट रख दें आप देखने वाले से, 5-7 रुपए 10 रुपए चलेगा, है ना, तो चलेगा। और अगर हम मान के चलते हैं, अगर उसको मान लिया जाए साल में 2 साल में अगर 5-10 हजार लोगों ने देखा और 5 रुपए आपने कास्ट रख दी, तो 50 हजार आ गया, तो इससे धीरे से आपका थिएटर की वो ग्रुप भी स्टार्ट होगा, और आपका जो कलाकार है उसको भी सपोर्ट मिलेगा उससे।
अब उदाहरण है हमारा एक, अभी हमने अब इस पर मैं रामलीला पर, इस पर मैं काम कर रहा हूँ, इस पर ये जल्दी, क्योंकि कोरोना ने सिखा दिया ये ऐसा। रामलीला के लिए हमारा ये चल रहा प्रोजेक्ट, को थोड़ा सा फंडिंग हो जाए तो उस पर कर रहे हैं हम। और उदाहरण कहाँ से लिया हमने, एक अपना यूट्यूब पे एक क्लिप डाली थी रामलीला की, उसको आज की डेट में करीब करीब 1,35,000 लोगों ने देखा है आज तक। अब 1,35,000 में हम सोच रहे हैं कि हमने 5 रुपए उसमें लगा दिया होता तो हो सकता है कि सारे लोग ना देखते पैसे की वजह से, पर 10% तो रिजल्ट मिलता ही मिलता। 1,35,000 का 10% 13,000 मानते हैं। 13,000 आदमियों ने अगर 5 रुपए देके देख लिया होता तो 65,000 रुपए की आमदनी वो एक छोटी सी क्लिप करा जाती। ये इस तरह की चीजें। इसके अलावा अब चूंकि अभी कोरोना चल रहा है, जो हम बताना चाहते हैं आपको, चूंकि हम ट्रेडिशनल थिएटर उसके में करना चाहिए। थिएटर की वास्तविकता है कि सबके सामने जब तक दर्शक ना हो तब तक उसका मजा नहीं आता। तो अब जैसे वो बंद है, आप नहीं, महंगा मिलता है, उसके फाइनेंसर भी नहीं मिलते हैं, प्रायोजक नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्रायोजक को लगता है हमारा कोई फायदा नहीं है, पैसे जाएगा। इसमें आप पूरा थिएटर के लोगों का ध्यान अभी नहीं है उधर, लेकिन अगर ध्यान जाए तो वहाँ बहुत बड़ा प्लेटफार्म है अभी आपके लिए। जितनी भी रामलीलाएं होती हैं दशहरा कानपुर में, आज कानपुर में हमने सर्वे किया है, हमारा सर्वे बताता है लगभग कानपुर में सब मिला के, दोनों डिस्ट्रिक्ट में मिला के लगभग 70-80 दशहरे होते हैं। और हर दशहरा 8-10 दिन की रामलीला कराता है। उसके बाद आखिरी दिन वो एक ड्रामा जरूर करवाता है। देखा, शास्त्री नगर में होता है और तुम्हारा हर होता है। अब वो ड्रामा करना किसको पड़ता है? वो ड्रामा रामलीला कलाकारों करना पड़ता है, जो कि अनुबंध में शामिल होता है। अब कमेटी को, अब वो रामलीला कलाकारों की समस्या क्या है कि वो रामलीला करते हैं पर उनके जो ड्रामे होते हैं वो 2-3-4 से ज्यादा ड्रामे उनके तैयार नहीं है। वही बार रूप बसंत दिया, कहीं वीर अभिमन्यु दिखा दिया, कहीं वो कृष्ण अर्जुन दिखा दिया, वो 4-5। तो कमेटियां भी चाहती कुछ नया मिले, और आप नया कर सकते हैं ड्रामा। आप फुल लेंथ ड्रामा करने की सारी चीजें आपके पास, क्वालिटी भी है आपकी। तो अगर ये संपर्क, हमारा प्रस्ताव उन संस्थाओं तक पहुंचे कि हम रामलीला उधर से करेंगे, ड्रामा वाला पोर्शन हम कर लेंगे, हमें दीजिए आप। तो हम बता रहे हैं कि कम से कम 50-100 पर प्रति वर्ष ड्रामे का अलग से होने लगेगा। पर उधर कहीं दिमाग ना हमारा जाता है, न उनका जाता कि वो हमसे संपर्क करें। कारण कि उन्हें वो रामलीला के जो कलाकार उन्हीं से करवा लेते हैं। रामलीला के जो कलाकार होता है उसको वो चूंकि ट्रेडिशनल हो गया ना, मतलब 50 साल से वही हो रहा है कि रामलीला के कलाकार ही नाटक कर रहे हैं, रामलीला कलाकार उन्हीं से कराना, उसी फॉर्मेट है। ये हम प्रयोग, जैसे कुछ कमेटियों ने अब उसकी जगह प्रयोग शुरू किया, वो अपने बच्चों से नाटक कराते हैं। अभी ये जो हम लोग ग्रुप, थिएटर ग्रुप है, इन तक अभी आम आदमी की पहुंच नहीं है। इन्हें हमें पहुंचाना पड़ेगा, अपने प्रस्ताव को उनके सामने रखना पड़ेगा कि आप ये करते हैं तो हमें भी कराइए। और आपको बता दें कि वो जिस दिन शो होगा, वो जो शो होगा उसमें आपको मर्चेंट चैम्बर और लाजपत भवन से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ओपन थिएटर है, ओपन जनरल आदमी आके देखता है। और वो आदमी को इन्वाइट करने के लिए पूरी संस्था लगी होती है, रामलीला कमेटियां लगी होती है, और उन्हें दिखाई। अब 2 नाटक, जो कि उनके पास रात भर का टाइम होता है, 4-5 घंटे का टाइम होता है, उन्हें 2 नाटक दिखा दिए। ये शो मस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? शो मस्ट, इस शो के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका ये प्रयास जो है बहुत सराहनीय है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। और हमारे दिमाग में कभी था कि इस तरह का एक कोई कार्यक्रम हो, जैसा मैंने बताया भी था कि पत्रकारिता के माध्यम से मुझे ये कि थिएटर के रंगकर्मियों को भी लाया जाए फ्रंट पर, उनके जीवन को भी लोग जाने समझें आखिर ये क्यों इस तरह का इनका विचार होता है। वो आपका प्रयास चल रहा है बिल्कुल कार्य रूप में। इसलिए तो जब हमारे मन की बात कोई दूसरा करता है तो वो तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए तो आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और मैं आप दर्शकों से कहूँगा कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा खुद तो देखें ही, लोगों को और आगे तक बढ़ाएं, ताकि समाज के सामान्य व्यक्ति के लोग भी ये जान सकें कि आखिर थिएटर के जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, उनका क्या एटीट्यूड होता है, क्या उनका सोचना होता है, और किस तरह का प्रयास के लिए आपको वही एक सब्सक्राइबर का बटन दबा देना है, बेल आइकॉन दबा देना है, एक लाइक दे देना है। तो उससे एक मनोबल बढ़ता है कि कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो अच्छा हो रहा है और उसके प्रति लोग आशान्वित हैं और उससे कुछ सीखना चाहते हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। जो हमारा छोटी सी भेंट है जो मैं आपको कभी मंजिल भी मिल जाएगी, अभी तो हर आस बाकी है, उम्मीदों पर नौ बहारे हैं, जहाँ तक ये सांस बाकी है, पूरी होगी हर तमन्ना, छू लूंगा आसमां को बढ़कर,
राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर।